नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन करने वाले अभिनेता मनोज वाजपेयी जल्द ही इंस्पेक्टर जेंडे बनकर पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। हाल ही में मनोज वाजपेयी की इस फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म मुंबई पुलिस के एक अधिकारी इंस्पेक्टर जेंडे के जीवन पर आधारित है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे इंस्पेक्टर जेंडे ने एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी चार्ल्स शुभराज को पकड़ा था। चार्ल्स शोबराज के किरदार को हम हाल ही में रिलीज वेब सीरीज ब्लैक वारंट में देख चुके हैं। चार्ल्स शोबराज को बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता था। फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे को मशहूर एक्टर चिन्मय मांडेलकर ने निर्देशित किया है। हाल ही में इस फिल्म को लेकर मनोज वाजपेयी, चिन्मय मांडेलकर और जिम सर्व ने मीडिया से खास बातचीत की। देखते हैं फिल्म को लेकर कलाकारों का क्या कुछ कहना है। इसकी प्रेरणा वैसे तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं ओम राउत उनसे आई है। उनकी ये कल्पना थी कि इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे के इस एडवेंचर पे फिल्म बनाई जाए, जहां उन्होंने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ा था, एक नहीं 2 बार पकड़ा था। वैसे तो दुनिया इसकी जो उसका जो दूसरा पहलू जो क्रिमिनल की तरफ से आता है उसको दुनिया जानती है, क्योंकि उसके ऊपर फिल्में भी बन चुकी हैं। लेकिन जिस कॉप ने पकड़ा उनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। सो वहीं से उसकी शुरुआत थी। फिर हम एक्चुअली जो इंस्पेक्टर झेंडे हैं, जो आज 88 साल के हैं, उनसे मिले एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो उन्होंने भी काफी कुछ शेयर किया हमारे साथ और उसके बाद ये फिल्म लिखी गई। नेटफ्लिक्स जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म ने इसमें रुचि दिखाई, इन अभिनेताओं ने इसमें रुचि दिखाई, तो बन गई। जी, तो कैसे ख्याल आया मनोज वाजपेयी जी का? वो तो शूल के जो कॉप थे वो भी यही हैं, फैमिली मैन के श्रीकांत तिवारी भी यही। तो वो तो अभिनेता के तौर पे इन्होंने वो सब कर लिया है, आई थिंक, जो एक अभिनेता करना चाहता है, हर हर पहलू। दूसरी बात यह है कि भारत के टॉप अभिनेताओं में से होने के बावजूद यू स्टिल फाइंड हिम वेरी रिलेटेबल। लाइक मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद मेरे बगल में रहने वाला जो जो मेरे पड़ोसी हैं वो मनोज वाजपेयी हो सकते हैं। क्या बात? That is the biggest asset that he has, and we wanted someone like that to play Inspector Zende, because though he is a cop, who has achieved big things in his life, he's still very relatable. So who better than Manoj sir, who has achieved so much in his life बट स्टिल वेरी रिलेटेड। अब कैसे आप फैमिली मैन के इंस्पेक्टर को और मिस्टर इंस्पेक्टर झेंडे को कैसे अलग रखते हैं? क्या तैयारी आप उस पे मतलब शुरू से लेकर झंडे तक? शुरू तो एक अलग तरीके की कहानी थी। एक एक अकेला पुलिस वाला जो नया नया अभी रिक्रूट है, मतलब एक तरीके से एक खास आइडियलिज्म को लेकर के चल रहा है। लेकिन जब वो ग्राउंड पे जो रियलिटी को फेस करता है तो उसके लिए वो समझ नहीं आता है कि उसको वो हैंडल कैसे करे, क्योंकि जितनी सारी चीजें एक नए आदमी को सिखाई गई थी वो सारी चीजें उसके उल्टा है, और वो सारी चीजें समाज, उसके परिवार और पुलिस महकमा जो उसको करने के लिए कहता है, एग्जैक्टली वही चीज उसको नहीं बताया गया था। तो वो एकदम इंटेंस कहानी थी। इंस्पेक्टर झिंडे पूरा एक काल भोजराज जैसे एक साइकोपैथिक किलर को पकड़ने का जिम्मा मिला है, जिसको पकड़ने में जिसे कहें नाकामी हाथ लगी है पूरे कई सारे नेशंस को, और यहाँ के गवर्नमेंट भी, यहाँ के पुलिस वाले भी उसको नहीं पकड़ पाए। तो जब उस आदमी को यह मौका मिला है तो वो एक आम, जैसा कि इन्होंने बताया, एक आम पुलिस वाला है जो सुबह जो है दूध लेने जाता है और आकर के जो है अपनी वाइफ का हाथ बटाता है घर संभालने में। वैसे आदमी को ये जिम्मेदारी मिलती है। और तो एक तरफ एक कुख्यात साइकोपैथिक किलर है, दूसरी तरफ एक आम पुलिस वाला, और इन दोनों के बीच में जो है बहुत दूरी है इन टर्म्स ऑफ कि वो जिस तरीके से वो सोचते हैं, और इसको ये पूरे ह्यूमरस अंदाज में इन्होंने लिखा हुआ था। तो दोनों का कलर बिल्कुल अलग है, दोनों अलग तरीके के परिवार से आते हैं दोनों। और एक तरफ इंस्पेक्टर झेंडे जो 50 साल के हैं, जो काफी समय गुजार चुके हैं पुलिस में, एक्सपीरियंस्ड हैं, इस पूरे पुलिस सिस्टम के वर्किंग को जानते हैं इंस्पेक्टर झेंडे।
तो दोनों फिल्मों में बड़ी डिफरेंस है, दोनों की कहानियों में बहुत डिफरेंस है, दोनों चरित्र बिल्कुल ही अलग हैं, अलग एज ग्रुप में भी है। आपकी मुलाकात हुई रियल हाँ, झंडे साहब के साथ तो हमने नेटफ्लिक्स का कुछ एक इंटरव्यूज भी किया, तो बहुत मजा आया। उसका पहले भी हम लोग बहुत मिले हैं। झंडे साहब बहुत कमाल कमाल की बातें करते हैं, बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। आप लोगों को एक अलग से उनका इंटरव्यू करना चाहिए झंडे साहब का, क्योंकि वो कमाल के आदमी है। 88 साल के आदमी है, 88 ईयर्स ओल्ड, और वो आज भी जो है 10 किलोमीटर सुबह चलते हैं, और ज्यादातर समय वो पैदल ही चल के जाते हैं, बाजार वगैरह भी जाते हैं। पुणे में रहते हैं, अकेले रहते हैं, और खुद खाना बनाते हैं, और अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। थिएटर में हमारी फिल्में रिलीज होती है, उसका स्ट्रगल एक्टिंग सिर्फ काम खत्म करके खत्म नहीं होता है। आपने देखा है, मेरे साथ में भी आपने देखा है, आप उसके जो है गवाह रहे हैं कि मैं जब कोई इंडिपेंडेंट फिल्म या कोई छोटी फिल्म करता था, या जब भी करता हूँ, तो मेरा काम अभिनय के साथ खत्म कभी नहीं होता है। फिर वो उसको बेचने के लिए जाना, प्रोड्यूसर की मदद करना उसमें, फिर उसको अच्छे से रिलीज हो जाए, अच्छे शोज मिल जाए, उसके लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भागना, एक पूरा संघर्ष रहा है मेरी जिंदगी में, मेरे तरीके की फिल्मों को करने के लिए। जब ओटीटी आया तो ओटीटी केम एज अ ब्लेसिंग टू एन एक्टर लाइक मी, क्योंकि ओटीटी ने हमको चॉइसेस दिए उस तरीके की फिल्मों को लेकर के जिस तरीके की फिल्मों का हिस्सा हम होना चाहते थे। और ओटीटी के कारण बहुत सारे एक्टर्स जो कि मेरे बाद के जनरेशन के हैं, जिनको शायद फिल्मों में ब्रेक मिलते मिलते शायद अगला 6-7 साल और गुजर जाता उनका, उनको इमीडिएटली ओटीटी ने कंज्यूम किया, उनको काम दिया, उनको लाइफस्टाइल दी, उनको चॉइसेस दिया। तो आई थिंक ओटीटी ब्लेसिंग रहा है टैलेंट के लिए। फिल्में टैलेंट पे डिपेंड नहीं करती हैं हमारे हिंदुस्तान में, सैडली। बहुत दुखी मन से ये कह रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में फिल्में जो है, वो जो फिल्में मेन स्ट्रीम फिल्में जो बनती हैं ज्यादातर, वो टैलेंट के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर निर्भर करती हैं। और अगर बॉक्स ऑफिस आपका अच्छा है, तो अगर वो फिल्म बढ़िया क्वालिटी की नहीं है, उसमें टैलेंटेड लोग नहीं है, वो सब लोगों को काम मिलता है। लेकिन जब उसकी कास्टिंग होती है, तो टैलेंट सबसे बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है, जबकि ओटीटी में उसका बिल्कुल उल्टा है। अच्छी कहानी होनी चाहिए और अच्छा टैलेंट होना चाहिए, तभी कोई चीज आगे बढ़ती है। और 7 सालों से मैंने यही देखा है, 7 साल से जब से मैंने फैमिली मैन किया, तब से लेकर के आज तक, दिस इज व्हाट completely surprised me, and I am one of the many beneficiaries of it, and I'm very happy about it. इंस्पेक्टर झंडे के बाद मुझे डर है कि लोग बहुत सारी मेरी चीजों को भूलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, और आपको ट्रेलर से भी अंदाजा लग चुका होगा। लेकिन पिछली बार जो है, देखिए सिर्फ एक बंदा काफी है, तो वैसा सक्सेस जो है, यहाँ तक कि ओटीटी की ज्यादातर फिल्मों ने नहीं देखा था, जिस तरह का सक्सेस सिर्फ एक बंदा काफी है को मिला। तो आदमी का काम है लगातार करते जाना, आप काम करते जाइए और आगे जो अच्छा मिल रहा है उस पर फोकस करते जाइए। अब मैं उसको मापने के लिए नहीं बैठूंगा कि इसको इतना मिला और उसको उतना मिला। लोगों को काम पसंद आ रहा है, लोग देख रहे हैं, दैट्स इट। उसके बाद वी हैव टू मूव ऑन। I read the script. I then look at interviews of the actual person, who the character Kar Bhojraj was based on. This particular character had a very strong accent, so then the time gets spent in trying to figure out the accent and trying to figure out the spirit of the character by watching the interviews and trying to guess what may be going on in his mind or what may not be going on in his mind. Because from what I can tell, or from what I'm guessing, from what I see of his interviews, he does not seem like a person who has emotions in the same way as everybody else. It's possible that he does not experience those emotions similarly at all, and that
maybe he views the world kind of emotionless, from a very detached sense of reality. I always feel that with serial killers and CEOs, they all have these sociopathic tendencies, which allows them to make decisions that we would struggle and think 100 times over, like this. Do you take any inspiration for real life criminal? You read about it? No. I keep getting cast as a criminal, but that's not my ultimate hope and aim as an actor. So no, I don't. जिम जो है थोड़ा सा उसमें मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जिम ने अपने आप को एक बहुत ही मल्टीफेसेटेड एक्टर की तरह से एस्टैब्लिश किया है, और रॉकेट बॉय आने के बाद बहुत सारी चीजें जो इस लाइन पे लोग सोच रहे थे वो भी खत्म हो गई. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश हो गया कि काम देने वाले के इमेजिनेशन पे है. एक्टर बहुत काबिल है. एक्टर बहुत काबिल है. तो ये जो काम देने वाला है, अब उसको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा जिम के लिए कि उसके लिए और क्या क्या लिख सकते हैं. तो आपकी तारीफ भी मैंने बुलवा दिया. बहुत बिल्कुल आपका कैसा एक्सपीरियंस? I've been watching his films for years and years and years. It was actually being on set. There's definitely a nervousness first, and then more than that, there's the admiration for him within the scene quickly turns into something different, which is the admiration for him outside of the scene. How relaxed and comfortable he makes everyone, how he takes on the mood of the film. So the mood of the film was a comedy, fun, humor, camaraderie, and he becomes that on set for everybody. And suddenly, That's true. the admiration changes from him within the scene to him without the scene for the whole package of what the man is. And I think he's a fantastic actor. सर ने 40 दिन की शूटिंग में 4 बार तो मटन बनाया, खुद अपने हाथों से पूरी यूनिट को खिलाया. तो हम परेशान ये होते थे कि यार आपका मटन खाने के बाद अब हम 1.5 घंटा सोना चाहते हैं, हम शूटिंग नहीं करना चाहते इसके बाद. तो ये इनसे एक बेसिक परेशानी थी. इनसे परेशानी मुझे ये थी कि in every take that you do with him, he gives you so much different variations of very subtle variations. तो एडिट टेबल पे जब आप बैठते हो तो आप एडिटर को बोलते हो नहीं एक काम करो, अगले वाला टेक पहले वाला टेक दिखाओ, तो उसमें कुछ अलग था, एक और टेक दिखाओ. तो आप यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस कि मैं जिम का कौन सा क्लोज लगाऊं, कौन सा एक्सप्रेशन लगाऊं, बिकॉज if there is a retake, he will not do the same thing again, and it is so very subtle. मतलब वो कोई मार्क छोड़ के यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे, बस अपनी आंखों का कुछ एक भाव बदल देंगे, देखने का एक तरीका बदल देंगे, बात करने के लहजे में एक वर्ड बदल देंगे. But if you take out all the rushes of Jim's performance and see them, every take is a different take, and that is fabulous.